नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नाज़रीन, पाक फ़ौज की जानिब से फतूहात का सिलसिला जारी है और भारत को आईना दिखाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस सारे सूरत हाल में भारतीय मीडिया की बुखलाहट जो है वो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ों को क्लेम किया जा चुका है और भारतीय नाकामी का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया में बौखलाहट अभी अब ये एक चीज मैंने नोट की है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब वो काफी हद तक ना खामोश हो गया। खबरें दे रहा है, फॉल्स न्यूज दे रहा है, लेकिन वो जो एक अग्रेसिव था ना, एग्रेसिवनेस वो खत्म हो गया। अब वो ठंडे पड़ गए। उनको पता है कि जिस तरीके से पाक अफवाज और शाहीनों ने उन्हें मारा है ना, अब वो अभी उससे उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस हद तक तबाही मचाई गई है भारत में और अभी भी उसका सिलसिला जारी है। और याद रहे एक बात कि हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फौजी तंसीबात को निशाना बना रहे। आम शहरियों को ना कभी पाक अफवाज ने पहले निशाना बनाया, ना कभी अब बनाया है और ना बनाएंगे। और ना ही पाकिस्तानी और ये हमारा दीन इस्लाम कहता है। और ना ही हम वो कौम है जो कि सिविलियंस के मरने पे खुश हों। छोटे छोटे बच्चों की लाशें अगर हमें टेलीविजन पर दिखाई जाए, उस पर हम ये नहीं कहते कि हमें ये फुटेजेस देख के बहुत राहत मिल रही है और हमारे हर शहरी को यही चाहिए था। हामिद अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा सलमान आबिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मजहर बरलास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करते जाएंगे। अब्दुल हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। हामिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। हामिद साहब, सबसे पहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ये ऑपरेशन आप कैसा समझते हैं इसको, और जिस कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन ने काम किया, भारत में इस टाइम बहुत सारे शहर हैं जो कि ब्लैकआउट हो चुके हैं, 35 ग्रिड स्टेशन तबाह हो चुके हैं, एयरबेसेस तबाह हो चुकी हैं, S-400 तबाह हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस ऑपरेशन के बारे में? एयर मार्शल आमिर मसूद साहब ने भी ज्वाइन किया। सर वेलकम आपको भी। जी देखिए हमजा एंड उन्जिला, यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कामयाबी और फतेह मुबीन की स्माइल है। और ये स्माइल है इस बात की कि हमने दुश्मन से अपना बदला भी ले लिया जो हमारे निहत्ते बच्चों और हमारी औरतों पर हमला करता, बुज़दिल मक्कार दुश्मन। और क्या खूबसूरत नाम रखा हमने आज के ऑपरेशन का, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। क्या खूबसूरत नाम कि हम सीसा पिलाई दीवार है उस दुश्मन के लिए जो हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा। और फिर जो जाने वाले हैं, जो हमारे शाहीन हैं, जब वो अपना अहद लिख के जाते हैं, जब शाहीन एयरफोर्स उड़ाने से पहले वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउकुम वलाकिन ला तशऊरून, कि उनको यकीन है कि अगर जाएंगे और अगर जान से जाए तो शहीद, अगर वापस आए तो गाजी। और शहीद भी वो जिसको कुरान ने कहा कि तुम जिंदा हो, तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ तक पहुंचाते हैं। तो इसके बाद हमारा ईमान, पूरी कौम का जज्बा आप देखें। ऐसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने 65 की जंग नहीं देखी, लेकिन हमने आज जो जज्बा देखा है, मुझे यकीन है कि आज का जज्बा 65 से कम नहीं बल्कि उस वक्त से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो मक्कारी से हमारे पे हमला करता है। उसने हमें नैरेटिव वॉर हराने की कोशिश की अपने मीडिया के ज़रिए, हमने उसको भरपूर जवाब दिया। उसने हमें वॉर हराने की कोशिश की साइबर और टेक्नोलॉजी के नाम पे। आपने देखा है हमने उनके साथ क्या किया है। वो जो खुद को साइबर जाइंट समझता था, हमने उसका साइबर जाइंट, IT जाइंट ज़मीं बोझ कर दिया। वो जो खुद को समझता था टेक्नोलॉजी में आगे चला गया और दिफाई सिस्टम कहाँ है, S-400 हमने उनका उड़ा के रख दिया। वो जो समझता था कि दुनिया में राफेल लेके शायद वो फातेह आलम बनने जा रहा है, हमने उसका राफेल का गुरूर भी खाक में मिला दिया। वो जो समझता था कि 14 लाख फौज रख कर वो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर एंटर हो जाएगा और लाहौर में कोई खाने खाएगा और कराची को तबाह करेगा, अल्लाह की हुक्म से हमने उसका गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तानी अफवाज, कौम और सब मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। और ये मैं आखिरी बात करूंगा, ये एक वार्निंग है इंडिया के लिए, अभी भी उसके पास मौका है। आप इससे अगर इसने जंग को आगे नहीं बढ़ाना तो यहीं पर मान जाए, नहीं तो हम हर हमले का जवाब देंगे। हमारी तरफ से कोई कमजोरी नहीं दिखाई और जाएगी। यही थोड़ा सा वो इंतजार था जो कि DGISP हमजा बाबर कह रहे थे कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, स्ट्रेटजी हमारी है, जज्बाती थी ना, हम जज्बाती थे, हमारे बस नहीं चल रहा था। ड्रोन आ रहे हैं, हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, खुद चले जाएं। आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत सी बातें करने को हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप भी उस फील्ड में मौजूद रह चुके हैं, सारा सिनेरियो आपने देखा। ये जो आज एक पिक्चर चली, एयरफोर्स के 2 जवान जो हैं वो उस महाज पर रवाना होने से पहले एक साइन कर रहे हैं एक पेपर पर, जरा वो भी बताइएगा। वो लेटर, उस टाइम क्या तासुरात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि मुल्क कौम की खातिर हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम नहीं घबराते मौत से भी,
तो वो क्या मनाजिर होते हैं सर, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें और उसके बाद फिर आगे भी चलते हैं। उसमें ऐड ये भी कीजिएगा कि जब गाजी बनकर वापस लौटते हैं, वो क्या सरजमीन पर जब वापस आते हैं फतह के साथ, गाजी बन के, वो लम्हात और वो फीलिंग्स उस टाइम पर क्या होती हैं मसूद साहब? आमिर मसूद साहब, सर सुन पा रहे हैं आप? आमिर साहब को आई थिंक टेक्निकल इश्यूज से कोई आवाज नहीं जा पा रही है। आमिर साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? आमिर साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। सलमान आबिद साहब, आपका जी आ रही है? जी 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 फरमाइए जी। आप जरा दोबारा से आपके सवाल जो अच्छा आमिर साहब, सवाल हमारा ये है कि आज हमने देखा कि हमारे 3 पायलट जो हैं, जब वो मिसाइल दागने गए, हिंदुस्तानी एयरबेस को निशाना बनाने के लिए गए, अल्लाह अकबर के नारे के साथ उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ान भरी और कामयाबी के साथ जब वो वापस लौटे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने इन तमाम चीज़ों को फेस किया है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फील्ड में उन जवानों की क्या कैफियत होती है, और जब वो गाजी बनकर वापस अपने सरजमीन पर लौटते हैं फतह के साथ, ये मेडल लेकर के हमने दुश्मन को नाको चने चबा दिए, उस टाइम पर जवानों की क्या फीलिंग्स होती हैं, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए जी, जो एयरफोर्स की जो लड़ाई है ना, वो जितने पायलट्स होते हैं उनको ये सिखाया भी जाता है और उनकी तरबियत का हिस्सा होता है कि जो स्क्वाड्रन कमांडर्स होते हैं वो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि 23 मार्च को जो हमारे चीफ होते हैं वो आगे से लीड कर रहे होते हैं। ये एक ट्रेडिशन रहा है फजाइया का, नूर खान अजहर खान साहब के ज़माने से, और उनको हमेशा से उन्हीं ट्रेडिशंस को हमने फॉलो किया है। जब 65 वॉर हुई थी तो सारे स्क्वाड्रन कमांडर्स थे, सरफराज रफीकी साहब, एम आदम साहब, ये सजाद हैदर साहब, इन सब ने लीड की अपनी फॉर्मेशंस। तो ये एयरफोर्स का एक ट्रेडिशन रहा है। और जब भी आप इस तरह के मिशंस पे जाते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है और जिसमें आपने बॉर्डर क्रॉस करना होता है और जिसमें आप एक्सपेक्टेड होता है कि जो टारगेट है आपका उसका डिफेंसेस बड़े स्ट्रांग होंगे, तो उसमें आपको ये काफी हद तक यकीन होता है कि मतलब इसमें कोई ना कोई किसी किस्म की फाइट जरूर होगी या आपके ऊपर कोई ना कोई हमला जरूर होगा, चाहे ग्राउंड से हो चाहे हवा से, और चांसेस ऑफ एट्रिशन जो होते हैं वो भी काफी सारे होते हैं। तो ये तो एक, चाहे वो लिख कर जाएं, दिल पे लिख कर जाएं, चाहे वो कागज पे लिख कर जाएं, ये एक हकीकत होती है कि जब भी पायलट इस तरह के मिशन पे जाता है, और फ्लाइंग वैसे भी जो हम नॉर्मल मिशन भी करते हैं वो बहुत डिमांडिंग मिशन होते हैं, बिकॉज वी फाइट लाइक वी ट्रेन। तो हमारी ट्रेनिंग का जो एक तरीका है और जिस तरह कॉम्बैट की जाती है एक बहुत रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में, वो बहुत डिमांडिंग होती है, और इसी वजह से काफ़ी सारी यंग कैजुअलिटीज़ भी होती रही हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जहाज़ों में एक एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन बहुत बेहतर हुआ है और आपकी सेफ्टी वाला एस्पेक्ट भी बेहतर हुआ है, लेकिन एयरफोर्स, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत मजबूत लाइंस पे होती है और उसमें रिस्क फैक्टर भी होता है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत रियलिस्टिक होती है। सो जब भी इस तरह के जंग के मिशन में जाते हैं, जो पाकिस्तान फिजाइया जब भी जिस तरह की कॉन्टीजेंसीज हुई हैं, तो पायलट्स को ये एक ज़हन में ज़रूर होता है कि पता नहीं वापस आना है कि नहीं आना, और शहादत जो है उससे बड़ा दर्जा क्या है कि शहीदों के लहू से जो ज़मीन सैराब होती है बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। और ये सारी सूरत दोबारा से आमिर मसूद साहब, सर आप फरमा रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा, और साथ ही बताइएगा एक और बड़ी कामयाबी जो अभी पाक अफवाज को मिल गई है, उड़ी सेक्टर को भी मुकम्मल तौर पर निशाने पर रखकर तबाह कर दिया है। जी बिल्कुल, ये देखें, ये जो रिएक्शन आया पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर आना था, और ये इंशाल्लाह ताला और भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसकी सेवेरिटी और इसकी फेरोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर आर्म नेबर के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह की दहशतगर्दी की है और जिस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इर्रेशनैलिटी दिखाई है, तो इसके बदले में हम लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। हमने एक डेटरेंस लेवल मेंटेन किया है और करते रहेंगे, और ये समझाने की कोशिश उन्हें करते रहे अपनी एक पीस के थ्रू, अपनी मैच्योरिटी ऑफ एक्शंस के थ्रू और अपनी इंटेंशंस के थ्रू, मगर समझ नहीं आई उन्हें क्योंकि उनके जहन काफी हद तक पोल्यूटेड हो चुके हैं। तो जहां तक ये वार है, ये तो अभी शुरू हुआ है मेरे ख्याल में। पाक फजाइया की बहुत कैपेबिलिटी है, हमारी अफवाज की बहुत कैपेबिलिटी है। अभी आपको याद होगा थोड़ा देर पहले हमने S-400 उनका तबाह किया, बिल्कुल, उससे पहले हमने उनके राफेल तबाह किए,
राफेल वेल वो चीज थी जो जिसको ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हवा में समझते थे और समझते थे कि उससे इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। उसको एक चाइनीज जहाज J-10 ने एक निशाना बनाया और बड़े इफेक्टिव तरीके से मारा और दुनिया आज मान रही है। इसी तरह S-400 जो है उनके एयर डिफेंस की बैकबोन थी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, और एक बहुत पोटेंट सिस्टम है जिसको मारना कोई बहुत आसान नहीं है, बिकॉज उसके अंदर वेरियस लेयर्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं। उसके अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड EW मैयर्स हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। तो उसको अगर आपके CM-400 ने मारा है और निशाना बनाया है, क्योंकि वो भी चाइनीज है मिसाइल जिसने मारा है एक रशियन इक्विपमेंट को, तो ये आप बात समझ सकते हैं कि इसमें ना सिर्फ इक्विपमेंट का एक आप उसे कह सकते हैं कि क्वालिटी बेहतर है और टेक्नोलॉजी बेहतर है, बल्कि द वे एयरफोर्स हैज बीन ट्रेन्ड और जिन रियलिस्टिक लाइंस पे इनकी ट्रेनिंग थी और हमें कॉन्फिडेंस था इस इक्विपमेंट पे कि ये उस वक्त काम आएगा जिस वक्त हमें चाहिए होगा, जबकि चाइनीज पे लोगों को बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे। तो पाकिस्तान फिजाइया ने इनको एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। इन तमाम निशानों को ज्यादातर मिलिट्री आप टारगेट्स देखें तो उनको एंगेज किया है फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज हमारे दुश्मन ने जो आखिरी एंगेजमेंट की वो बेसिस की थी, और वो बहुत एक तशवीशनाक चीज थी हमारे लिए कि दुश्मन का दिमाग इतना खराब हो गया है, वो इतने हुब्रिस में है और अपने आप को वो एक मतलब अपने एक छोटे नेबर का वजूद उसको तस्लीम नहीं है कि उसने बाकी चीजों को पुष्ट में डालते हुए आपकी एयर बेसिस वो जो कि एक बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की, और उसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हुआ। सर ये बताइए। मैं कहा उसमें भी बुरी तरह दुश्मन जो है वो नाकाम हुआ और उसको भी मुंह की खानी पड़ी। अब्दुल हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, जिस तरह से अभी फरमा रहे थे आमिर मसूद साहब भी कि हर महाज पे भारत को जो नाकामी का सामना, अब तो साइबर अटैक करके भी उनका IT सेक्टर भी हमने तबाह कर दिया, जिस पर बड़ा नाज था। S-400 से लेके राफेल से लेके बरी फौज से लेके बहरी फौज से लेके तमाम चारों शाने चित कर दिया पाक अफवाज की जानिब से। तो हर तरफ से कामयाबी पाक अफवाज को मिल रही। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत पाक फौज को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को जो है रियासत को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा एक ऐसा काम किया है जो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्पेक्टेक्युलर शो बन के रह गया है कि कैसे अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को हमने जो है वो धूल चटा के रख दी है। मेरा नाम अब्दुल हमीद गुल नहीं है, मेरा नाम अब्दुल्ला हमीद गुल है। मैं कर दूं। दूसरी बात यह है कि जो मैं समझता हूं कि S-400 मिसाइल हो या राफेल हो, अगर आप उनके जो चलाने वाले हैं अगर वो निकम्मे हों, नहले हों, अगर उनकी ट्रेनिंग ना हो, अगर उनको सूझबूझ नहीं हो और उनके हाथ में राफेल दे दिए जाएं, यही वजह थी ना कि SP धारकर, एयर मार्शल SP धारकर, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडिया का, वो यही तो कह रहा था कि राफेल जब 4 आए थे पेट्रोलिंग के तो उसने वापस कॉल कर लिए थे, क्योंकि उसको पता था कि PL-15 मिसाइल आ गया है और पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी है। इसके अलावा जो हमारे पास जैमिंग इक्विपमेंट था वो भी उसको अंदाजा था। तो लेकिन जब उसने ये बात की तो उसको शैक कर दिया गया 7 महीने के बाद। यही बात भारतीय फौज के लिए जो है कोई और नहीं बल्कि उनका साबिक वाइस चीफ जो है वो कह रहा था, जो कि इस टाइम पे नदरन कमांड का कमांड कर रहा था 15 और 16 कोर को, और उसका और माजी का वो DGMI भी रहा हुआ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, जनरल सुशिंदर कुमार। जनरल सुशिंदर कुमार ने भी ये कहा था कि हम जो है वो अर्बन वॉरफेयर के लिए तैयार किया हुआ है। जो 7 लाख कश्मीर में फौज लगी है वो अर्बन वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए तैयार है, हम नहीं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार। इसके ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो S-400 मिसाइल है उसको समझना बड़ा जरूरी है कि क्या S-400 या राफेल की कमजोरी है या चलाने वाले का हाथ। देखिए S-400 के अंदर एक जो मिसाइल जो 4 ट्यूब्स होती हैं उसमें एक जो ट्यूब है उसमें तकरीबन 600 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल है। जो दूसरी ट्यूब है उसके अंदर वो तकरीबन 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल है। और फिर उसके बाद जो तीसरी ट्यूब है उसके अंदर जो है 120 और इसी तरह चौथी में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल है। ये मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड हैं, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें 3 रेडार होते हैं और 3 रेडार जो है एक हाई ऑल्टीट्यूड देखता है, एक जो है वो बिल्कुल लो ऑल्टीट्यूड देखता है, और एक जो है निशाने के ऊपर जो मारने के लिए इस्तेमाल होता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। S-400 तो अच्छा है, लेकिन
इस सब के बाद जो है भारत ने एक बात साबित कर दी, फ्रांस की टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अच्छी थी उसका मुंह काला किया, उसके शेयर्स गिरवा दिए। इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो वाकई अच्छी है हीरोन की, उसको जलील करवा दिया, अल्लाह ने करवाया उसको। और फिर जो रूस की जो टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो सखोई 30 की थी, चाहे वो मिग 29 फलक्रम की थी, और चाहे वो S-400 की थी, इन्होंने निकम्मे लोगों के हाथों में जो है वो दे दिया। जो खोता रेडी चलाने वाले थे उनके राफेल आ गया, जो गुलेल चलाने वाले थे उनके हाथ में S-400 आ गया। नतीजा यही निकलना था, पाकिस्तान क्वालिटी पे बिलीव करता है, क्वांटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर के अंदर जो है घसीटना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की आज न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, जिसका इजलास जो है बहुत कम होता है, 2019 के बाद ये इजलास नहीं हुआ, और वजीर आजम साहब ने इसको इस तरीके से जो मतलब पब्लिकली बुलाया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी खतरा नहीं टला, हमने उनको बिफिटिंग रिस्पांस दिया है, उनका अंग अंग तोड़ा है। आज उड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद एक हमलों का सीरीज जो है वो जारी थी, और उसके बाद उड़ी जो सप्लाई डिपो है, जो बुनियादी तौर पे कश्मीर के अंदर तमाम जगहों को सप्लाई करता है गोला बारूद, उसको बर्बाद कर दिया है। वो आखिरी गोला भी जो है वो फट चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि हमने 2 ऑपरेशन लॉन्च किए, एक तो आपके सामने ही है, और दूसरा जो है ऑपरेशन सालार। ऑपरेशन सालार जो था वो हमने साइबर स्पेस के अंदर किया, जहां हमने उनके 2500 सर्वेलेंस कैमरे हैक कर लिए, जहां हमने उनकी जो डिफेंस सैटेलाइट थी उसको हैक कर लिया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पर्सनल वेबसाइट्स जो है वो हैक कर ली, और इसी तरीके से हैक करके उनकी बिजली की जो तरसील थी उसके अंदर 70% जो है हमने उनको रॉफ पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस शोज के हम क्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पे नहीं, और हमने हर शोबे में उनको मार गिराया है, हर शोबे में। हाँ जी, और रुक कर लेते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब सम अप कीजिए जल्दी से, हम फिर हारिस नवाज साहब की तरफ शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इंडिया जो है वो दोबारा आएगा, उसको बिल्कुल मगरिब की पुष्ट पनाही हासिल है, उसके जो अकड़ है उसके अंदर बाकायदा मगरिब का गरूर नजर आता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि क्या वजह है। करने वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी भारत हमें मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा क्या लगता है आपको, क्या भारत का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? IT इंडस्ट्री तो वैसे उनकी तबाह हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, मजीद ज़रूरत है उन्हें अभी कि काफ़ी है इतना भी? देखें, भारत को जो एक सरप्राइज़ मिली है, जिस तरीके से उनकी खौफदगी हुई है, हजीमत हुई है, मुंह काला हुआ है, बदनामी हुई है, उनके अवाम परेशान हुए हैं, वो ये जख्म भूल नहीं सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग दे नीड मोर टाइम टू रीकूप, री अंडरस्टैंड, रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और फिर क्या वो करेंगे। इसलिए वो भी मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि हम अभी कोई और इसको एस्केलेशन नहीं करना चाहते, आई थिंक। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है, हम लोग वी आर टोटली प्रिपेयर्ड, हमने अपना होमवर्क किया हुआ है, वी विल नेवर रिलैक्स, चाहे 1 हफ्ता गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, टिल द टाइम सब सर्टन गारंटीज और बारे ममालिक आके गारंटी दे के एवरीथिंग इज डी एस्केलेटेड, उसके बाद हम वी कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम। लेकिन उस वक्त भी वी विल रिमेन और अलर्ट। लेकिन बात यह है कि जितना उसका नुकसान हुआ है, दे नेवर एक्सपेक्टेड, और हम बार बार यही बात करते हैं DISPR कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना नुकसान होगा, और उसके बाद आप ये इसको याद रखेंगे, और हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपके मीडिया को बताना पड़ेगा, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। और अब उनका मीडिया खुद एक एक बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे फ़लाँ एयरबेस पे हमारे ब्रह्मोस गए हैं, उसके बाद S-400 चला गया, जो नुकसान हुए हैं सब उड़ी के बात करें जी, हमारे एमुनिशन डंप जो गया, सब चीज़ें उनको क्लियर हो गई हैं। दे अंडरस्टूड पाकिस्तान की साइबर वॉरफेयर की भी तैयारी कैसी है और हमारी कन्वेंशनल भी कैसी है, एंड दे नो कि वी हैव स्ट्रेटेजिक वेपन्स एज वेल। और अभी तो हमने सिर्फ फतेह 1 फायर किया, और ये श्रीनगर से लेके गुजरात तक जाके हर जगह फिर इसने एक्शन किए हैं। बात यह है कि दे टुक इट वेरी लाइटली, इवन आई थिंक वेस्ट ने भी हमें इतनी हमारी फायर पावर नहीं समझी थी जितनी हमारे पास है। अब मकसद ये है कि अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, अमेरिकन ने, चीफ आर्मी साहब से बात की है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, इसलिए हो सकता है कि वो इंडिया को समझाएं या मजबूर करें, इट डिपेंड्स ऑन अस। हमने कभी भी रिलैक्स नहीं करना, वी नो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टोल्ड ऑल्सो अमेरिकन के ठीक है
वी विल नॉट एस्केलेट, बट इट डिपेंड अगर इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आती है तो वी विल हैव अ मैचिंग रिस्पॉन्स, दैट वी नो डाउट अबाउट इट। और हमने अपनी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग पूरी प्रॉपर तरीके से की हुई है। इस पहले फेज से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने कितनी तैयारी की हुई थी, और इंडियन को नेवर इमेजिन कि क्या उनके साथ हाल हुआ है। और मेरे ख्याल में इनका दुनिया में इतनी बेइज्जती हुई है राफेल की वजह से, S-400 की वजह से, और उसके बाद जो इनके साथ इनके हमने बाकी बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। अब वक्त से आ गया है कि हम वी विल वेट एंड सी, बट विथ फुल प्रेपरेशन, विथ फुल अलर्टनेस, वी कांट रिलैक्स टिल द टाइम सर्टेन गारंटीज आर गिवन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर मसूद साहब, जरा एक आम शहरी, आम सुनने वाले के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है भारत अभी भी बाज नहीं आ रहा। जो उनका ब्रह्मोस मिसाइल था ना, वो रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। एक और मिसाइल उन्होंने दागा तो था, लेकिन वो रास्ते में ही हवा में तबाह कर दिया। तो सर जरा आम सुनने वाले के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे पास काम करती है और ये क्या मैकेनिज्म क्या होता है। जी मैं आपको आई विल टेक 2-3 मिनट्स और आप तसल्ली से जरा सुनिएगा और बीच में फिर इंटरप्ट ना कीजिएगा। जी सर। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट मेनी इयर्स, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको बहुत मॉडर्न लाइंस पे आगे लेकर गया है। एयर डिफेंस सिस्टम में सिर्फ ये रडार्स और मिसाइल नहीं होते जो आपको जनरली नजर आते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रडार्स, एयरक्राफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल, और ये सब चीज आपकी अलावा जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जहाजों में, सिर्फ फाइटर जहाज नहीं होते, उसमें और भी तरह के जहाज होते हैं जिसे कमांड हैदर वो गया है, बस 5 मिनट वेट करो यार, वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा एक नेटवर्क बनता है, और ये नेटवर्क मिलके आपके फजाई हदूद की डिफेंस करता है, और वो कंट्रोल होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, जो कि ग्राउंड पे भी होते हैं और हवा में भी होते हैं, और इनकी अंदर बहुत रिडंडेंसी होती है। वो एयरफोर्स जिसके अंदर ये वाले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की मॉडर्नाइजेशन हुई हो, नेटवर्किंग अच्छी हुई हो, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर आ रही हो, एक डाटा लिंक हो जिससे सब एसेट्स की जो सेंसर्स और शूटर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी हो, और उन तमाम चीज़ों की विजिबिलिटी आपको एक वक्त में जब आप बैटल स्पेस में जाएं तो आए, वो एक कंप्लीट एयर डिफेंस नेटवर्क बनता है जिसे हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, और जिसे हम आम जुबान में जो है ना, जब आपकी ये पिक्चर आ रही होती है उसे कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कहते हैं। वो पिक्चर जब विजिबल होती है तो आप अपने जहाज को और अपने मिसाइल को सही वक्त पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है क्योंकि आपने उसके अंदर AI जनरेटेड एल्गोरिथम्स के थ्रू डिसीजन सपोर्ट टूल्स डाले होते हैं। आपको इन दिस डेंस एनवायरनमेंट जिसमें 150 से 200 जहाज ऑपरेट कर रहा होता है, और स्पीड ऑफ द मतलब जो एक वॉरफेयर है बहुत तेज होती है, टेम्पो बहुत हाई होता है, उसमें आपको एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो करनी होती है। आपने फॉग ऑफ वॉर से बचना होता है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा वेपन आपने किस वक्त एम्प्लॉय करना है, कब जहाज का मिसाइल इस्तेमाल करना है, कब ग्राउंड वाला मिसाइल इस्तेमाल करना है अपने डिफेंस के लिए, और उनके लिए एक क्लियर लाइन ऑफ साइट हो ताकि फ्रेंडली फायर ना हो। यानी ये ना हो कि आप अपने जहाज को मार ले, हो जिस तरह पुलवामा में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको आप मतलब कोई वीडियो गेम नहीं होती, ये चीजें बहुत मेहनत से और बहुत आप कहें कि इसके ऊपर फोकस करके बनानी पड़ती हैं, दे हैव लॉट ऑफ कॉस्ट। लेकिन पाकिस्तान फजाइया चूंकि वी हैव टू डू लेस मोर विद लेस, क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड होता है, तो ज्यादातर इन चीजों की इंडिजनाइजेशन है। हमारा जो लिंक है वो अपना इंडिजिनस लिंक है, डाटा लिंक जिसे कहते हैं। तो ये चीजें हमने ज्यादातर खुद बनाई हैं और अपनी चीजों को मॉडर्नाइज की है, उसके नेटवर्क्स में रेजिलियंस डाली है, उनके सिस्टम्स में रिडंडेंसी डाली है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास बैकअप मोड में ये चीजें अवेलेबल होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह से किसी एक रडार को मार दिया जाए तो उसका बैकअप अवेलेबल होता है। दूसरा, हमारे रडार्स में ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो कि नजर भी आई कि वो ड्रोन्स और स्लो स्पीड टारगेट्स को जिनका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम होता है उसको पिक कर सकते हैं, और सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी पिक कर सकते हैं, जो कि आम रडार्स में नहीं होती। तो ये तमाम चीजें जो हैं, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये एक आम आवाम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान फिजाइया ने इन चीजों पे बहुत इन्वेस्ट किया है। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी उसकी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है और उसने उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही वजह है कि एक बहुत हाईटेक जहाज जो कि राफेल की सूरत में था उसको J-10 ने मारा, जो कि अगर आप टेक्निकली देखें और तमाम पैरामीटर्स देखें तो राफेल को एज हासिल है बड़ी चीजों में, ठीक है ना। और वो एक बहुत पोटेंट और हाईटेक जहाज समझा जाता है दुनिया का,
और उसका इस तरह लॉस होना और S-400 का लॉस होना, ये कोई मतलब एक आम चीज नहीं है, ये बहुत एक अनयूजुअल बात है जो शो करती है पाकिस्तान फिजाइया की प्रिपेयर्डनेस का और उनकी ट्रेनिंग का। ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये मैं आपको आखिरी जो चीज कहना चाहूंगा कि ये जो एयरफोर्स के जो जितने अहदाफ हासिल हुए हैं, ये अगर आप इसका टेम्पो देखें तो इसमें ये जो हमें लग रहा है और जो नजर आ रहा है वो ये कि इंडिया ने पहले दिन के बाद से अपने जहाजों को पीछे कर लिए बचाने के लिए। तो वो एक कॉरिडोर से हमें मिला हुआ है जिसमें वो ज्यादातर यूएवीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जितने हमारे मिसाइल दागे हमारी बेसिस पे रात को, वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे, इतनी ज्यादा एस्केलेशन करते नहीं है आप, लेकिन उन्होंने किया, एक जारियत की, और मगर उनके जहाजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसमें हमारे शाहीनों ने जाके जिस तरह अभी उनके बेसिस पे अटैक किया है, उनको न्यूट्रलाइज किया है, उनके रेड स्टेशन मारे हैं, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको नॉच ऊपर लेकर जाएं और उनका ये खाम ख्याली ना हो जो हमें उनको नजर आई थी थोड़ी पुलवामा में कि हमने एक बहुत जिम्मेदार कौम के तौर पे उन्हें छोड़ दिया था और एस्केलेशन लैडर को ऊपर नहीं लेकर गए। और इस दफा जब वो आए तो और जारियत के साथ आए। मुझे शक है कि जिस तरह उनका एक माइंडसेट है पॉलिटिकल का, वो अगली दफा शायद इससे भी ज्यादा जारियत से आए और इसको एक न्यू नॉर्म बना लें। हमने इस चीज को न्यू नॉर्म नहीं बनने देना, हमने अपनी डेटरेंस को रीस्टैब्लिश करना है। सही है। एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि हम दुश्मन पे ऐसा ज़र्ब लगाएं कि हमारी डेटरेंस रीस्टैब्लिश हो और उसको ऐसा नुकसान हो जो कि अनएक्सेप्टेबल, और वो आइंदा इस तरह की जारियत का कभी सोचे नहीं। बिल्कुल, वो हमेशा याद रखा जाए, इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर मसूद साहब, आपने बड़ा खूबसूरती से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मज़र बरलास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़र साहब, पहले आपकी तरफ आपसे ही मैं जानना चाहती हूँ, अभी आमिर मसूद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है। भारत को अभी भी शायद समझ नहीं आ रहा है कि अभी सिर्फ हमने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है, अभी बाबर बाकी है, गौरी बाकी है, अब्दाली बाकी है। तो अब भारत की जानिब से खबरें कुछ सर्कुलेट ये कर रही हैं कि अभी भी भारत बाज नहीं आ रहा है, ड्रोन्स भेजने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी हमारे स्टेट की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ देर बाद वो भी कंफर्मेशन हो जाएगी। तो क्या समझते हैं आपके, भारत अब शायद ये चाह रहा है कि बाकी मिसाइल जो रह गए वो भी टेस्ट कर लिए जाएं आज ही के दिन उन्हीं के ऊपर? तो मेरा ख्याल है कि पहले तो ये हमें सोचना होगा कि इंडिया आखिर खुद भी कोई चीज़ बनाता है या नहीं। त्यारे उन्होंने राफेल लिए फ्रांस से, एयर डिफेंस सिस्टम कोई रूस से लिया हुआ है, कोई जो ड्रोन है वो इजराइल से लिए हुए हैं। तो भारत खुद भी कुछ बनाता है या नहीं, या मज़र साहब झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा, करप्शन पे उन्होंने तो बना नहीं सके। हाँ, पॉइंट है वैसे खुद मेरा ख्याल है झूठी खबरें सिर्फ। अच्छा, जो आपने बात की ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है जो आपने अभी हमारी जो खातून एंकर हैं उन्होंने इब्तदाइये में ये कहा कि किस तरह हमारे जो पायलट्स हैं वो साइन करके जाते हैं और फिर गाजी बन के आते हैं। तो देखिए, उसमें सिर्फ हमारे मुसलमान पायलट्स ही शामिल नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो बसने वाली अक़लियतें हैं वो भी साइन करते हैं। आज के शो में आज का जो पाकिस्तान की फतह है उसमें बड़ा किरदार कैप्टन कामरान बशीर मसीह का है, जिन्होंने इंडिया की राजौरी बेस को बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान का अक़लियतों के साथ ये रवैया है कि यहाँ आला उहदों पर भी अक़लियतें पहुँचती हैं, हम अपने ऑपरेशन में भी अक़लियतों को शामिल करते हैं, और हम ये नहीं कि फ़लाँ का कोई ब्राह्मण का बेटा है तो उसको शामिल कर, नहीं, ये एक नर्स का बेटा है और उसने आज कौम की फतह में बड़ा भरपूर किरदार। मज़र साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। आपने मनाज़िर अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपने देखे, वो मनाज़िर कुछ देर पहले के थे सलमान साहब। अभी जब हम वो विजुअल्स देख रहे थे तो यकीनी तौर पर स्टूडियो में भी जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सबको फ़ख्र भी था और हमारे दिल इस वक्त जोश व जज्बे से भरपूर हैं। हम यहाँ स्टूडियो में एयर कंडीशन माहौल में बैठ कर वो तमाम तर चीज़ें फ़ील कर सकते हैं। फील्ड के अंदर जो जवान मौजूद हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका जोश व जज्बा इस वक्त कहाँ पर है, उनकी थोड़ी सी आप अगर हमारे साथ शेयर करें, और आप ये भी क्या महसूस कर रहे हैं? जो लोग जंग लड़ रहे होते हैं वही असल में मैदान के हीरो होते हैं, और वो हमारे जवान, चाहे वो किसी भी अपना सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उनका कंट्रीब्यूशन बराह रास्त जंग में हिस्सा लेना और पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देना,
या गाजी बनना और ख़ास तौर पर उन हालात का मुकाबला करना जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो एक बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। इसीलिए आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारे जवानों का जो हौसला है वो भारतीय जवानों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होता है। उनके अंदर ईमान की हरारत भी होती है, उनके अंदर प्रोफेशनल सलाहियत भी होती है, उनके अंदर लड़ने का जज्बा भी होता है, उनके अंदर जान का नजराना देने की ख्वाहिश भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये बड़े काबिल फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले में भारत ने जो हाइप क्रिएट की थी जंग की, और जिस तरह से जंग का माहौल बनाया, जिस तरह से जंगी जुनूनियत पैदा की, जिस तरह से भारतीय मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, आज वो काफ़ी पसपाई के तौर पर खड़ा नज़र आता है। चाहे वो कोई भी महाज हो, भारत ने जो टारगेट तय किए थे पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन पे लाने के लिए, पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने के लिए और एक अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए, वो सारी चीज़ें नाकाम हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से भारत की तस्वीर पेश कर रहा है वो खुद भारत के लिए बहुत सारे सवालात को छोड़ता है, बहुत सारे सवालात को जन्म देता है और जाहिर करता है कि भारत की जो परसेप्शन थी वो ब्रेक हुई है इस वॉर के अंदर। जो उनका एक मजबूत होना, उनकी दफाई सलाहियतों का मजबूत होना, उनकी तमाम तैयारी का जो मजबूत होना नजर आ रहा था, वो ऐसे लगा है कि जैसे भारत जो है वो एक बहुत बड़े अम्ब्रेला के अंदर जो है उसने अपना एक पैराडाइम बनाया हुआ था एक भारतीय हेजमनी का, वो ब्रेक हुआ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मौका है भारत के पास कि वो अब इस जंगी जुनून से बाहर निकले। मुझे नहीं मालूम भारत निकलता या नहीं निकलता, या आलमी कुव्वतें उस पर दबाव डालती हैं नहीं डालती हैं, लेकिन भारत के लिए ये खुद बहुत ज़रूरी है कि अगर उसने अपनी बका के लिए मौजूद रहना है, अपनी इकोनॉमिक्स पावर को इंश्योर करना है, तो उसे इस जंगी जुनून के माहौल के अंदर जो शिद्दत है वो कम करनी होगी और पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है कि जंगें, मैंने पहले भी कहता रहता हूँ, मसलों का हल नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा बिगाड़ पैदा करती है। तो अब ये सारा का सारा गेम जो है वो भारत की कोर्ट में है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब ये उसे देखना होगा आना चाहता भी है या नहीं आना चाहता। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर अभी अभी जो ये जो खबरें आई हैं उड़ी सेक्टर और दीगर सेक्टर्स में डिपो तबाह कर दिए गए, ब्रिगेड्स तबाह कर दिए गए हैं, तो इसमें डेफिनेटली अभी भी जो भारत है वो बाज नहीं आ रहा। भारत हमेशा क्वांटिटी में हमसे ज्यादा लेकिन क्वालिटी में हमेशा हमने राज किया है, पाकिस्तान ने राज किया है। अभी जो खबर आई थी JC जो 10 है, C10 उस तैयारे से भी मार गिरा है, तो एक और जो टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा से पाकिस्तान ने सही समत में किया है। सर देखें, फर्क यह है कि हमारी क्वालिटी, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, इट्स नॉट मशीन बिहाइंड द मैन। आपकी ट्रेनिंग, आपका जज्बा, आपकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग, आपके बाद उसके बाद आपको एक्सरसाइजों की प्रैक्टिस, ये चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रेन करती हैं। और सबसे बड़ा है कि जज्बा ईमानी और शहादत का शौक़, ये सारी चीज़ें मिला के फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, अगर दुश्मन की 13 लाख फ़ौज है, हमारी 7 लाख फ़ौज है, ये 15 लाख फ़ौज हो जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस। आपने देखा कि हमारे जहाज़ के पायलट्स कैसे जहाज़ उड़ाते हैं और किस तरीके से जहाज़ उनको न्यूट्रलाइज किया है। उसके बाद हमारे देखे लोगों ने कैसे मिसाइल फायर किए हैं, आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो, और हर बात के ऊपर नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हैं, ये आप में एक नया जज्बा पैदा करता है, नया बलबला पैदा करता है। ये हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है ये हिंदू फोर्स के साथ। इसलिए इस वक्त जिस मोराल के साथ हमारे लोग काम कर रहे हैं, रेस्ट एश्योर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज जब तक कोई मंतकी इंतहाज पर नहीं पहुँचते हैं, जब कोई फैसला नहीं होता है, 24 घंटे अलर्ट रहेंगे, दिन रात अलर्ट रहेंगे। और जिस तरह रात को भी आप देखें, जिस वक्त मिसाइल आ रहा था या ड्रोन आ रहा था, वो गिराए जा रहे थे। इसलिए इस हिसाब से करते रहेंगे। इंडिया को हमारी ताकत का पता चल गया है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पता चल गया है, हमारे लोगों के ईमान का पता चल गया, इसलिए अब उनको समझ आ गई है। हाँ, अगर उन्हें और बेइज्जती करानी है, मुकला करानी, तो एक और ट्राई करके देख लें, इससे ज्यादा नुकसान होगा। हमने इनके अब हाई वैल्यू टारगेट और रिकॉर्ड किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम खूबसूरती से जिस तरह से पोर्ट्रेट किया है। अच्छा हामिद साहब, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो नाम रखा गया है ये वैसे तो एक कुरानी आयत है, और ये अब जो पता चला ना कि ये वो मस्जिद जो शहीद की गई थी उसके मेहराब पर ये लिखी आयत थी सर, जो आपने पहले अभी पढ़कर भी सुनाई है, और जिस तरह से इससे हमारे जो ईमान का हौसला है वो मजीद बुलंद हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि
जो अल्लाह के दीन में है कि आपने जब अल्लाह के नाम पर जिहाद करना है और आप दुश्मन को जब आपने शिकस्त देनी है तो आपका जो जज्बा ईमानी है वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसके बाद आपका प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद आपका इखलाक, उसके बाद आपका जो जंगी हमने जो असूल ज़वाबित रखे, हमने अगेन सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने उनके जो असासाजात हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो उनके दिफाई असासाजात हैं उनको टारगेट किया। और सबसे बड़ी बात यह कि देखें अभी ब्रिगेडियर हारिस भी कह रहे थे, सबसे बड़ी बात इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द गन। हमने जिस अंदाज से इस सारी चीज़ को यूटिलाइज़ किया है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई है। और एक और बात बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये J-10C जो है इसकी मज़ीद आपको खूबियाँ नज़र आएंगी। ये मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं हैरान हुआ कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। ये दुनिया के मॉडर्न तरीन फाइटर जेट्स में आता है और पाकिस्तान के पास होना और फिर पाकिस्तान के पायलट्स का इतने शॉर्ट पीरियड में इसमें महारत हासिल कर लेना, सबसे बड़ा कारनामा ये है कि पाकिस्तान की अफवाज और शाहीन ने इसमें महारत हासिल की, जबकि राफेल के मुकाबले में वो इतने साल से लगे रहे, राफेल में ट्रेनिंग ले, सारा कुछ ले, फिर भी वही बात है कि चूंकि मैन बिहाइंड द गन कैपेबल नहीं है तो वो नाकाम हुए, फेल हुए। बल्कि पूरे फ्रांस का जितना भी असला है, जितनी भी मार्केट है, उसको डबो के रख दिया गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान और चाइना का जो कॉम्बिनेशन है, इंशाअल्लाह वो आने वाले वक्त में जो दुनिया की जो मल्टीपोलर हेजिमनीज डिसाइड हो रही हैं, जो इंटरनेशनल स्टेज बन रहा है, इसमें बड़ा अहम किरदार अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान और चाइना का नज़र आ रहा है। और ये वो किरदार है जिससे इंडिया खौफजदा था, जिससे इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ट्राइका जो है वो खौफजदा है। और वो चाहते थे कि इंडिया को कोई चौकीदार, कोई वो चौधरी का रोल दे दें, इंडिया को कोई बदमाश का रोल दे दें खित्ते में, और वो ऐसा नहीं होगा, नहीं होने दिया जाएगा। और पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करता और पाक चीन जो दिफाई ताउन है, माशी ताउन है, दोस्ती है, वो वाकई मेरा ख्याल है कि सदियों तक मिसाल के तौर पर दी जाएगी। ठीक है, मजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, अभी हमजा भी जिक्र कर रहे थे कि आज का जो हमारा ऑपरेशन था उसका नाम हमने उस आयत से मंसूब किया जिस मस्जिद पर वो लिखी गई थी आयत। ये भी कहिएगा कि मस्जिद सुभान अल्लाह को भारत ने निशाना बनाया और वहाँ पर जब तमाम चीज़ें वहाँ से उठाई गई, कुरान मजीद उन्होंने शहीद किए हुए थे, बच्चों के पेपर्स थे जिन्होंने बच्चों ने पेपर्स दिए थे, उन पेपर्स पर उनको तालीम ये दी जा रही थी कि आपने अक़लियतों का एहतराम भी उतना ही करना है जितना आपका है। इस मुल्क पे अक़लियतों का राइट भी उतना ही है जितना आपका है, उनकी इबादत गाहें भी उतनी ही महफूज होनी चाहिए जितनी आपकी हैं। तो पाकिस्तान अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है, हम अपने बच्चों को किस जानिब लेके जा रहे हैं और इंडिया क्या बनता जा रहा है? नज़र साहब देखिए, इंडिया का तो पहले से यही रवैया है, हमेशा से ही वो कभी गुरुद्वारों की बेहुरमती करते हैं, कभी चर्च जलाते हैं, कभी मसाजिद शहीद करते हैं। तो ये कोई इंडिया की तरफ से नई बात नहीं। मेरा ख्याल है इस सारी जंग में जो नई बात सामने आई है ना, वो दो नई बातें हैं। एक तो इंडिया का गुरूर जो है वो खाक में मिल गया, बिल्कुल। और जो सबसे अहम और अनोखी नई बात है वो मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग हो रही है इस वक्त जंगी जहाज़ों की और जो कंपनियां हैं वो कहती है जी पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज दो, एटलीस्ट चला तो सकेंगे ना, रेट बढ़ जाते हैं, इंडियन पायलट्स को ना दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, साथ साथ ना ये मदर साहब, ये मीम्स का बाजार भी गर्म है। वो एक बड़ी मजे की मीम देखी कि अभी तो हम चाइना का माल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर वाला पड़ा हुआ है, उसको भी हमने हाथ नहीं लगाया। अगर आप मौका दें तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करे सारी सूरत-ए-हाल पर। जी जी, हमें अपने उन साइंसदानों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई, जिन्होंने मिसाइल बनाए और जो दिन रात काम करते रहे, जो आज अफवाज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही हैं। मैं उन तमाम साइंसदानों को बिल्कुल खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो अक़लियतों की आपने बात की, देखिए अक़लियतें हमारे साथ फ्रंट लाइन पर हैं, नो डाउट, क्योंकि हमने कभी उनमें और अपने में फ़र्क नहीं रखा। हमारे पास जो सहूलतें हैं जो किसी मुस्लिम के लिए वही गैर मुस्लिम के लिए हैं, ये तमीज़ भारत में है। बल्कि भारत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान एक गद्दे जोहड़ की मानंद है, बिल्कुल। बाहर से आने वाले खूबसूरत लोग अपनी आला तहजीबों समेत इसमें गर्क हो गए। तो जब वहाँ के रहनुमा वहाँ को गंदा जोड़ कहते हैं और मोदी साबित भी कर रहा है, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया अभी तक बाज नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है इंडिया
इस जंग को रवायती जंग बनाना चाहता है, वो धकेलना चाहता है रवायती जंग की तरफ। चूँकि जंगों का जो मॉडर्न मॉडल है उसमें इंडिया फेल हो गया है। मसलन वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में फेल हो गया है, मसलन वो एयर स्ट्राइक में फेल हो गया है। अब वो उनके चैनल आप देखें, वो अपनी वायुसेना पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जो फजाइया है उनकी। अच्छा, कि हमारी वायुसेना को क्या हो गया, वो सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो ये नहीं कर पा रही। हो भाई, उनमें कोई तपड़ ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है। इसके लिए जज्बा चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर दोनों जानिब अगर हम कंपैरिजन करें, चलाने के पीछे जज्बा होना तो चाहिए। एक ग्रुप में अगर मौत का डर हो और दूसरी जानिब अगर शहादत का जज्बा हो, तो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक मेरे ख्याल एक ले लेते हैं, हेडलाइंस की ब्रेक है, हेडलाइंस की ब्रेक की तरफ। अच्छा चलें, एक थोड़ा सा और कमेंट कीजिएगा, छोटा सा भी। जिस तरह से भी ये बात करी थी, उंजिला की जज्बा जो है वो ईमान का एक तरफ है। जो कल एक वीडियो देखी कि जहाज जो है वो सारे गोला बारूद से गुजरता हुआ जा रहा है, तो वो एक शहादत की जो तड़प थी ना, वो उसका रक्स था, वो हमने तमाम आलमी दुनिया ने देखा। सर बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक शेर सुना दूं? जी 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 जी, सब कुछ मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये ना दुश्मन के लिए पैगाम होता है, और वो पैगाम ये था कि तुम हमसे जो टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे, तुम हमसे जो टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे, तुम जोर लगाकर दम दोगे, हम जोर लगाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। हम हारने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, हम इंडिया का दम निकाल के रहेंगे। इंडिया अगर कहीं भी जारहियत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ये मुंह तोड़ जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम, तमाम सूबों से, तमाम कौमियतों से, तमाम मज़ाहिब से यकजान होकर दिया जा रहा है। और इस वक्त हर पाकिस्तानी का यही जज्बा है कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, तुझे जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने। अच्छा, इस जंगबंदी से पहले कुछ आवाज़ें कुछ हल्कों की जानिब से ये भी आ रही थी एजाज साहब कि जितने सबूत पाकिस्तान की जानिब से पेश कर दिए गए हैं भारतीय दहशतगर्दी की, भारत जितने भी दहशतगर्दाना वाक़यात या फिर उसमें इन्वॉल्व दिखाई दिया, सबूत पेश किए गए, उसके बाद ये कवी इम्कानात हैं कि भारत को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। क्या ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है? FATF तो हम सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं अभी किसी और इंटरव्यू में शामिल हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, हमारे साथ मौजूद थे, और दीगर पैनलिस्ट अभी शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। भट्ट साहब, आपको ही मुबारक हो, बिलाखिर दोनों ममालिक जो हैं वो उन्होंने कर लिया, एडमिट कर लिया। एक मिनट, आबिद राव साहब एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद। सर बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आबिद साहब, एक अच्छी खबर है, दोनों ममालिक के अवाम के लिए अच्छी खबर है कि सीज़ फायर मुआहिदा हो गया, और इमीडिएट इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए। इसहाक डार साहब की तरफ से भी आ गया कि हम इसको अग्री करते हैं इस चीज़ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें दो चार चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हुई हैं। जी सर। एक तो ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान को वो नॉन सीरियसली या लाइटली कॉमिक अंदाज में नहीं ले सकते। इनकी जो 11 साल इन्होंने बढ़के मारी हैं 2014 में इलेक्शन में जीतने के बाद, वो आज उसका लोएस्ट नुक्ता था जिस पे इनको खामोशी लगी है। तो आइंदा ये और इनका गोदी मीडिया जरा तमीज़ के साथ पाकिस्तान के साथ बात करेगा। ये सारा मामला एक हाई नोट पे पाकिस्तान के लिए ख़त्म हुआ, जो बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा, अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि वो जिस घोड़े पे उन्होंने बेट लगाई हुई है इंडिया चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, वो बहुत कमज़ोर है। उसका बयानिया बॉलीवुड स्टाइल है कि घुस के मारेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत थर्ड रेट है, मतलब वो रिलायबल नहीं है उसका। तो इंडिया के बारे में अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जो इंडिया ने धमकी दी थी पानी बंद करने की। शहजाद भट्ट साहब, पहले दिन से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, और 12 दफ़ा कहा गया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एक रात की मार, अभी कंप्लीट 24 घंटे नहीं हुए, उस मार से इतना घबरा गया कि उसने फौरी तौर पर हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बस हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम को, मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने फतह दी है, और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद इसलिए दी है कि पाकिस्तान जो है वो एटमिक कुव्वत वाला पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का कमांडर है, इसलिए सबको मुबारक हो। और बातें 3 हैं छोटी छोटी जिनको कंपाइल किया जाए। नाज़रीन, अगर आप पिछले 72 घंटों को ज़रा गौर करें तो हो क्या रहा है। पहले सफारतकारी है जिसमें आपको अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, जल्दी नहीं की, वेट एंड सी किया। पूरी दुनिया ने यह कहा
क्यों पाकिस्तान अटैक नहीं कर रहा? जवाब मिल गया। क्यों अटैक नहीं कर रहा था? इसलिए अटैक नहीं कर रहा था कि पहले राफेल जो थे उनको फेल करना था। राफेल फेल हुए। जब राफेल फेल हुए तो फिर आप जरा गौर करें कि उड़ी समेत, सप्लाई समेत क्या क्या आपका उड़ गया। इस उड़ने के बाद अभी इंक्रीज होनी थी बातें, तो मामला यहां तक पहुंचा। नाज़रीन जरा गौर करें, फ्रांस में क्या हो रहा है? फ्रांस में राफेल फेल होने पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। उड़ी उड़ा है, धमाके हुए हैं, भारत तबाह हुआ है। तो क्या हुआ है? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन और रॉयल कॉलेज डिफेंस लंदन में इंक्वायरी पुटअप शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान बेबी मुल्क, छोटा मुल्क, भारत कंपैरिजन, जंगे तोपें, 1,60,00,000 दी आबादी, 24-25 करोड़ दी आबादी, हमारी आबादी से ज्यादा तो मुसलमान जो हैं वो भारत में है। ये मुल्क खा गया। कैसे खा गया? इंक्वायरी पुटअप हो रही है तमाम दुनिया में, दुनिया देख रही है। असल में कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ये जो मामला चला है, ये अगर आप गौर करें नाज़रीन, एक होता है बिग बुल। बिग बुल जो होता है वो गौ माता का हस्बैंड होता है। वो गौ माता का हस्बैंड होता है। ये बुली है। एक जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता था जो बुली करता था। व्हाट्सएप नवाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने है, वो जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। तो उन्होंने तमाम इदारों का, तमाम सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। ये भी बात की जाती है कि नवाज शरीफ साहब बोले नहीं है, तो आज उन्होंने विक्टोरियस ये जो ट्वीट किया है और माशाल्लाह से सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बड़ा खुशाइन बयान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और असल में द क्रेडिट गोज टू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर उसका भाई कमांड कर रहा है, सिपह सलार पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ रहा है, जिनको शहबाज शरीफ ने तमाम इख्तियारात सिपह सलार पाकिस्तान को दे रखे हैं, ये उनकी जीत है। ये ना सिर्फ फजलुर रहमान की जीत है, ये इमरान खान की जीत है, ये नवाज शरीफ की जीत है, ये आसिफ जरदारी की जीत है, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। लेकिन मैं नाज़रीन आपको लेके चलता हूँ फिर वापस जहाँ से बात का इख्तिताम हुआ था मेरी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त जो सबसे शरारती बच्चा होता था वो बुली करता था। भारत मोदी जो है वो बुली है। वो कौन सी जबान समझता है? नाज़रीन इस पर गौर करें। मोदी जो जबान समझता है वो खौफ की समझता है, वो प्यार की जबान समझता ही नहीं है। अच्छा, आपने उसको खौफ दिया, वो भाग गया। बट साहब वो कह रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है ना कि ये भारत तक इसकी आवाज आएगी कि उन्होंने खैर मकदम किया, उन्होंने शाबाशी दी अपने जो सिपह सलार को, अपने वजीर आज़म भाई को और तमाम इदारों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और भारत को जो है नाको चने चुवाएं। तो वजीर आज़म, आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पूरी दुनिया ये मानती है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन अपना दिफा जो है वो कभी नहीं भूलता। अपना दिफा हर महाज पर पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के अफवाज ने किया है। तो वजीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है और वो स्टैंड विक्टोरियस, हमारा अपर हैंड था इस आज 24 घंटे नहीं हुए उस हमले को जब हमने उनका S-400 तबाह किया, उस सिस्टम को, उस निजाम को तबाह किया और वो भागने पर मजबूर हो गए। तो ये फतह तो यकीनी तौर पर सेलिब्रेट करना बनती है। तो साबिक वजीर आज़म ने इसको सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उन्होंने सरबुलंद किया है। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार, एयर चीफ मार्शल और अफवाज पाकिस्तान, वो जवान जिन्होंने सरहदों पर इस मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया, उनका भी उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, पाकिस्तान के दिफा के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। तो भट्ट साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई। बात सिर्फ ये है, आप जरा स्टेटमेंट पे गौर करें ना किबला, भारत का दामाद कौन है? हाँ जी, जेडी वेंस कौन है? जेडी वेंस जब पहलगाम का वाकया हुआ था उस वक्त वो अपनी अहलिया के साथ दामाद साहब भारत में थे या नहीं थे? बिल्कुल थे बिल्कुल। बिल्कुल। जब वो वहां पर थे, अब वो क्या बयान दे रहे हैं?
वो कहते हैं इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। अब अमेरिका कहां खड़ा है? याद है हम परसों भी ट्रांसमिशन में थे जब मैंने आपको कहा था, इमरान याकूब साहब भी बैठे थे कि भारत से अमेरिका पीछे हटता जा रहा है। आज वक्त ने साबित किया है कि अमेरिका पीछे हट चुका है इस वाक़े और के उसके बाद हटने की वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से अब तगड़े हैं। मैं कह रहा हूँ इस वाक़े के बाद अमेरिका को भी रियलाइजेशन हुई है कि जो भारत पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा था वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में वो कमजोर हुआ है हिंदुस्तान का। तो जनाब बड़ी खबर जो कि अभी तक यही है कि सीज़फायर माहिदा हो गया है और ये दोनों मुल्कों के अवाम के लिए ये काफ़ी सूदमंद खबर है, फ़ायदेमंद खबर है। अभी बरलास साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि बहुत से हकायक जो हैं वो इन 3-4 दिनों में सामने आ गए हैं और अब जो गोदी मीडिया है वो खामोश है और कल से खामोश है और उसके खामोश होने की वजह है कि उसको पता चल गया कि हम कितने जोगे हैं। इस सारी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी कहीं नजर नहीं आया। उसने अपने जो पपेट हैं, अपने जो पालतू हैं, उनको छोड़ा हुआ आगे। गोस्वामी जैसे, गोरिया आरब जैसे, क्या नाम उनका, मेजर जनरल गौरव आर्या जैसे, वो जैसे उसने सामने छोड़े में, तो उनको जवाब देने के लिए पाकिस्तान में भी लोग मौजूद थे लेकिन उनको जवाब देना हमने मौसर समझा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उनकी बंदूकें खामोश हैं, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं, अपने आकाओं के पांव पकड़ लिए और कह दिए कि जनाब हमारी बस हो गई है, अब सीज़फायर मुआहदा करवा दिया जाए और हम अमन पसंद मुल्क हैं और हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम सारी सूरत हाल में अभी गोदी मीडिया की क्या सिचुएशन है, क्योंकि एक तो वो प्रोपेगेंडा मशीन तो पूरी है ही लेकिन साथ साथ स्लो भी है, क्योंकि मानने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मानते हैं कि जी अब ऐसा हो गया है। बट सब इंडियन मीडिया आपने देखा अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या सूरत आ रहा है कि अभी भी वो आई थिंक उसी फिट्स का शिकार है कि मनना नहीं, जो भी हो जाए मनना नहीं। देखिए माने या ना माने, भारतीय मीडिया जो है उसको अब आवाजें उठना शुरू हो गई है। मैं रात भी देख रहा था कि काफी सारे उनके ऐसे अफराद हैं जो लान तान मोदी पर कर रहे हैं, भारत में रह कर कर रहे हैं। हैरान को नंबर है, हालांकि वो इतने गैरतमंद है नहीं लेकिन वो माशाल्लाह कर रहे हैं, जिस पर उनमें मैं उनको शाबाश देता हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नाज़रीन आप जरा गौर करें कि ये जो ऑपरेशन बनियान मखसूस जो नाम था वो था क्या? क्या बात है। शीशा पलाई हुई दीवार जो थी वो थी क्या? कंक्रीट वॉल जो थी वो थी क्या? हूँ समझ आइए द मीनिंग ऑफ कंक्रीट वॉल, वो क्या थी दीवार? ये होती है शीशा पलाई हुई दीवार। अगर आप नाज़रीन गौर करें, सफारती महाज पर आप जीते और आपने वेट एंड सी की। सफारती महाज पर जीतने का आपको यह फायदा हुआ कि अमेरिका पीछे हटा, भारत के दामाद ने कह दिया इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये भारत का दामाद कह रहा है। कौन कह रहा है? अमेरिकी नायब सदर। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नंबर 2 कौन है? इसहाक डार, नायब वजीर आजम। इसी तरह अगर आप अमेरिका की मिसाल दें तो ट्रंप का जो नायब सदर है वो है जेडी वेंस, जो दामाद है भारत का। उसने जब कह दिया वो पीछे हटा। चाइना के त्यारे, और वो त्यारे शहजादे त्यारे जो कि राफेल के मुकाबले में, अगर राफेल की कीमत है 10 रुपए तो 10 रुपए में हम 3 J-10 चाइना से लेते हैं और वो कम कीमत वाले त्यारों ने राफेल को बर्बाद कर दिया। ये है कंपैरिजन, ये है साबित। जब आपने ये साबित कदमी की है, आपने पहले वेट एंड सी की है, आपने पहले सफारतकारी का माहौल किया है। मोदी तो चाहता था गर्मा गर्म काम शुरू हो जाए, लेकिन नहीं। शाबाश है पाकिस्तानी फौज को, सिपह सलारे पाकिस्तान को। मैं कहता हूं आज हमें सल्यूट करना चाहिए। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि तमाम फौज को सल्यूट किया है, शहबाज शरीफ को सल्यूट किया है। हम भी सल्यूट पेश करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन्होंने तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पहले सफारतकारी महाज किया है, फिर राफेल को फेल किया, फिर मिसाइल को फेल किया, फिर वो त्यारे, वो ड्रोन त्यारे जिन्हें पपड़ जी आंदे सी उनको फारग किया, फिर वो तीनों चारों चीजें जब एकदम गई तो उड़ गई। जब उड़ी है तो तबाह बर्बादी शुरू हुई है।